In my last video about critical reasoning, we talked about the mindset that is required to solve critical reasoning questions. And we saw that there are two kinds of mindset. One is a receptive mindset and one is a critical mindset, and how having a critical mindset really helps you while solving the questions in critical reasoning for your CLAT exam. Now in this video, we take our discussion further about critical reasoning. So everything that we do in critical reasoning is always about arguments. So today in this video, let's talk about arguments, because many a times I see that students are treating logical reasoning passages in a similar way as they treat English passages. Because when it comes to logical reasoning passages, one thing is very clear, that is all the passages in this particular section will be opinion based. So when I say that you have to read these passages for the opinion, all I am trying to say in terms of logical reasoning that you have to read for the point of view of the author. So what exactly is a point of view? What exactly is a claim? But before answering these questions, I need to talk about this one thing which is called arguments. तो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग रियलाइज करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स इज समथिंग दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और एक लेमन अंडरस्टैंडिंग जो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में है वो ये है कि जब हम लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, जब हम लोग एक दूसरे से बहस करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो उस चीज़ को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के टर्म्स में उस चीज़ को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलते हैं. लॉजिकल रीजनिंग के लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, चाहे वो सेक्शन 377 के ऊपर बात कर लें, चाहे हम लोग बात कर ले रिजर्वेशन के ऊपर. तो हर चीज़ के बारे में एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ लॉ एस्पिरेंट, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वी नीड टू हैव ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, राइट? In order to form that opinion, obviously you need to study a lot about those topics. But after you have studied something, so you develop an opinion, a point of view about any topic. So once you have this opinion about a certain topic, then you are ready to properly articulate that point of view with the help of the evidence. When you take that evidence and your point of view together in a sentence, that becomes an argument. तो आर्ग्यूमेंट कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है. आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेसिकली कि बस एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका किसी भी टॉपिक के ऊपर, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रीजंस क्या है, क्यों आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव करते हैं, या फिर किसी और को उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कन्विंस कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना कि क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों ने पहले से किया नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इस टॉपिक से काफ़ी डरते हैं. लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा उस चीज़ से डरते हैं जिसको वो समझ नहीं पाते हैं. तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो भी इसीलिए है कि आप लोग इस चीज़ को और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ. और ये सिर्फ मतलब क्लैट एस्पिरेंट्स या फिर क्लैट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करना पड़ता है. ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसे ही हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि ये चॉइस बेटर है या फिर ये चॉइस बेटर है. तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है फाइनली? आर्ग्यूमेंट्स बस अ पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्टेड बाय अ पीस ऑफ एविडेंस. बहुत ही इजी एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स से राम इज अ वेरी गुड बॉय बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स. अब यहां पे आर्ग्यूमेंट है क्या? यहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दैट राम इज अ वेरी गुड बॉय, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए आपने एक एविडेंस यूज किया है. एविडेंस क्या है? बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स. तो बन गया एक आर्ग्यूमेंट. सो जब भी आपको कोई अगर बोले कि आपको एक एग्जाम्पल देना है आर्ग्यूमेंट का,
तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक एविडेंस ऐड कर देंगे और ये साथ में मिलके क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कुछ टर्म्स की जो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में इनको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में वो कंक्लूजन है, और जो एविडेंस हमने दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बैकअप करने के लिए उसको हम लोग प्रेमाइस बोलते हैं। प्रेमाइस और कंक्लूजन मिलके क्या बन जाता है, आर्ग्यूमेंट्स बन जाता है। सो प्रेमाइस को यूज करके हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये जो रिलेशन है प्रेमाइस और कंक्लूजन का वो और सारे क्वेश्चन टाइप्स को प्रॉपरली इफेक्ट करता है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि एजम्पशन। ये तीनों क्वेश्चन टाइप सिर्फ एक ही चीज पे हिंज करता है, वो है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन्स व्यू पॉइंट, समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑल टुगेदर आई वांट टू से दैट वंस यू हैव प्रॉपरली फिगर्ड आउट anyone's argument, you will be easily able to properly understand that what exactly is the premise that somebody is using to reach a certain conclusion. This relation between the premise and the conclusion is what, as a CLAT aspirant, you are supposed to identify when you read these individual passages. आगे हम लोग बात करेंगे कि और कौन सा एक टर्म है जो कि रेलेवेंट है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने समझ लिया कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, हम लोग ने समझ लिया कि प्रेमाइस क्या होता है, हम लोग ने ये भी समझ लिया कि कंक्लूजन क्या होता है। अब एक और टर्म जो कि आपको चाहिए, उसको छोड़ के और कुछ भी आपको जानने का जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड दैट इज काउंटर प्रेमाइस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ काउंटर प्रेमाइस? नाउ जिस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेमाइस को। प्रेमाइस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी यूज to support any point of view. In a very similar way, counter premise is a piece of information that we use to attack a point of view. So for example, let's take the same example. Ram is a very good boy because he respects elders. किसी ने बोला इस चीज को। अब इसी बात को डिस्प्यूट कैसे कर सकते हैं? कोई प्रॉपरली ये बोल सकता है कि राम does not respect younger people, because ultimately in the prior example somebody was saying कि इस बंदे के अंदर रिस्पेक्ट करने की क्वालिटी है, ये एल्डर्स को रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए क्या है, ये एक अच्छा इंडिविजुअल है। और जब कोई काउंटर प्रेमाइस देता है तो वो क्या करता है, वो आपके प्रेमाइस को रिफ्यूट करता है। वो बोलता है कि नहीं, वो एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंस या फिर कोई ऐसा इवेंट वो कोट करता है जिसमें उसने किसी एल्डर को डिसरिस्पेक्ट किया हो, किसी यंगर को डिसरिस्पेक्ट किया हो, वो एरोगेंट हो या कुछ भी हो, वो ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली आपके सामने पुट अप करेगा जिससे आपके कंक्लूजन को, वो ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा जिससे आपका कंक्लूजन वीक हो जाए, जिससे कोई बोल सके कि नहीं, इस कंक्लूजन पे हम लोग रीच नहीं कर सकते हैं दैट राम इज अ गुड बॉय। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एग्जाम्पल काफ़ी इजी था, क्योंकि यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। इस स्टेटमेंट में हम लोग ने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था कि राम इज़ अ वेरी गुड बॉय बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स। लेकिन आप तो बोलेंगे कि बस ये एक स्टेटमेंट है सर, ये सेम स्किल पैसेजेस में कैसे कन्वर्ट होगा? तो पैसेज में जब हम लोग बात करें तो कोई अगर अपना ओपिनियन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए। बहुत सारे टाइम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के पैसेजेस को सॉल्व करने टाइम सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो ये है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग जब पैसेज को रीड कर रहे हैं तो वी आर नॉट रीडिंग इट फॉर व्हाट, कि व्हाट इज रिटन इन दी पैसेज। वो मिनिमल मैटर करता है, वो बहुत ही मतलब कम मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करता है वो ये है, वाई हैज़ ऑथर रिटन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे। Because through different information in different paragraphs in an entire passage, in a whole passage, the author wants to express his argument, and we have to do only one thing. We have to identify his argument. So obviously when you read different pieces of information, so obviously you will understand that all the pieces of information that he is intentionally putting in different paragraphs, they all will act as a premise in order to finally reach the conclusion. बहुत टाइम क्या होता है कि प्रीमाइस तो दिया हुआ है
कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है। क्योंकि पहले जब हम लोग 9th में, 10th में, 11th और 12th में जब पैसेजेस को सॉल्व करते थे तो देयरफॉर लिख के, सो लिख के, हेंस लिख के ये प्रॉपर्ली हमें पता होता था कि हाँ एंड वाले पैराग्राफ में प्रॉपर्ली कंक्लूजन होगा, या फिर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में प्रॉपर्ली कंक्लूजन होगा, या फिर मिडिल वाले पैराग्राफ में कंक्लूजन रिटन होगा। तो इस बात की एटलीस्ट श्योरिटी थी कि नहीं कंक्लूजन लिखा हुआ होगा। लेकिन हम लोग क्लैट के पैसेजेस को अगर हम लोग प्रॉपर्ली देखें तो बहुत टाइम ये होता है कि बच्चे इस बात को गॉज नहीं कर पाते हैं, बच्चे इस बात को मेजर नहीं कर पाते हैं। हाँ ये तो मालूम चल गया कि अलग अलग पैराग्राफ्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड ऑब्वियसली दिस इन्फॉर्मेशन विल एक्ट एज अ प्रेमाइस, बट अगेन वेयर एग्जैक्टली इज द ऑथर्स कंक्लूजन। तो ऑथर्स कंक्लूजन लिखा हुआ रहता ही नहीं वहां पे। उन सारे केसेस में हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली इन्फर करना है, हमें प्रॉपरली लॉजिकली डिड्यूस करना है कि ये सारा इंफॉर्मेशन किस साइड, ऑब्वियसली किसी न किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और किसी न किसी इशू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस इशू के बारे में या फिर इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में ये सारा ओपिनियन जो अलग अलग पैराग्राफ्स में ऑथर ने एक्सप्रेस किया है, व्हेन दे विल ऑल कम टुगेदर they will indicate what from all the information given in the passage what can be logically deduced कि author का conclusion क्या होगा, and it will become very easier for you once you have properly understood that every single information will have to come together to properly express the author's claim, the author's point of view, or in other words author's conclusion। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सैम्पल पेपर 2 जो क्लैट ने रिलीज किया था उसमें एक पैसेज था। उस पैसेज में फिश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ऑथर बस इतना ही बोलना चाह रहा था उस पर्टिकुलर पैसेज में कि वी शुड नॉट किल फिश इन ह्यूमन मैनर बिकॉज दे ऑल्सो फील पेन। और उस पूरे पैसेज में उसने प्रॉपरली अलग अलग पैराग्राफ्स में ये प्रॉपरली बताया था कि हम कैसे फिशेस को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, एंड अदर एनिमल्स जो है वो ईजिली अपने पेन को एक्सप्रेस करते हैं और प्रॉपरली इस चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन क्योंकि फिश प्रॉपरली अपने वॉइस के थ्रू अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग व्हेन दे किल फिश दे डोंट टेक केयर about the emotions or the feelings of the fish, and that is why we cause them a lot of pain. So अलग-अलग information ultimately author का they will come together and they will point out to what exactly is the author's conclusion. क्लैट के लेवल पे लॉजिकल रीजनिंग पैसेज में इट इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर एनी स्टूडेंट टू एक्सप्रेस कि किसी पैराग्राफ में प्रॉपरली ऑथर ने एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली लिख के अपने कंक्लूजन को प्रॉपरली एक्सप्रेस किया होगा। क्योंकि क्लैट के पैसेज में ऑथर बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि अपने कंक्लूजन को प्रॉपरली इन वर्ड्स लाइक देयरफॉर लगा के, हेंस लगा के, सो लगा के प्रॉपरली एक्सप्रेस करता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स, पहले हमने समझ लिया कि आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं, या एक अगर मैं और इजियर टर्म्स में बोलूं तो एक व्यू पॉइंट आपका है, लेकिन उस व्यू पॉइंट को रीच करने के लिए जो बेसिस है, और बेसिस क्या है, ऑन व्हाट बेसिस। बिकॉज बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब कुछ भी मैं बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि धोनी इज द बेस्ट कैप्टन, लेकिन ये जो ओपिनियन है मेरा, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मैंने कैसे रीच किया, तो ऑब्वियसली किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये प्रॉपरली बोल पा रहा हूं कि धोनी इज दी बेस्ट कैप्टन। जो इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे इस बात को प्रॉपरली जस्टिफाई करने के लिए कि धोनी इज द बेस्ट कैप्टन, ये बन जाएगा हमारा क्या, प्रेमाइस। प्रेमाइस क्या है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये वर्ड प्रेमाइस याद रखें, लेकिन प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि प्रेमाइस क्या है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्रॉपरली एविडेंस प्रोवाइड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऑन द अदर हैंड, कोई भी अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इस बात को डिस्प्यूट करे कि धोनी कैन नॉट बी द बेस्ट कैप्टन, दैट विल be the counter premise, because that information, the role of that information is to dispute your conclusion. तो यही proper understanding है, यही proper वो basic knowledge है that is required for you to understand that what exactly is an argument. और इसी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रॉपरली क्लैट के पैसेजेस में अगर हम लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि ऑल वी हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो प्रॉपरली वो प्रेमाइस है। प्रेमाइस मीन्स ऐसा इंफॉर्मेशन जो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेगा, और इवन दो अगर वहां पे ऑथर ने एक्सप्लिसिटली अपने कंक्लूजन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो हम लोगों को लॉजिकली डिड्यूस करना होगा। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स इसी बात से स्ट्रगल करते हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि पैसेज में कहीं ना कहीं कंक्लूजन होगा एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई कहां दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड,
क्रिटिकल रीजनिंग पैसेजेस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन टाइप्स तो मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस करूंगा, एक एक करके मैं सारे वीडियोस में डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन टाइप्स जो कि क्लैट एग्जाम के लिए जो 19 जून को होने वाला है उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दिया हुआ है पूरा पैसेज तो क्या हम कैसे रीड करें उस चीज़ को। तो बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ पढ़ा, 2 पैराग्राफ पढ़ा और उसमें उनको लग जाता है कि नहीं भाई समझ में नहीं आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है प्रॉपर्ली मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा, और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि नहीं इस पैसेज को लीव करके आगे बढ़ जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम लोग मूवी में बोलते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, जब तक क्लाइमैक्स सीन नहीं आ गया, जब तक एंड सीन नहीं आ गया, तब तक आप प्रॉपर्ली बता नहीं सकते कि भाई मतलब कहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट्स हो जाए। तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर्ली समझना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, थर्ड पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी आपके पास टाइम है फोर्थ पैराग्राफ में, क्योंकि ऑथर को अल्टीमेटली चारों पैराग्राफ्स को अगर मैं मिला दूं तो ऑथर का काम ही है कि प्रॉपर्ली अपने व्यू पॉइंट को वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करे। तो इसीलिए आपको पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा, आपको ये समझ पाना ज़रूरी है काफ़ी कि नहीं वी आर नॉट रीडिंग फॉर वाई। अगर लेट से कोई पैसेज है एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में, तो अगर वो एक लॉजिकल रीजनिंग का पैसेज है तो वी आर लेस कंसर्न्ड अबाउट क्या उस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, उस केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या अपैरेटस यूज़ हुआ, क्या चीज़ होने वाला है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑथर इस केमिस्ट्री के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में या फिर इस केमिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में वो क्यों लिखा है, वो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम क्लैट के पैसेज में हमने देखा है कि ऑथर का मेन पॉइंट एंटायरली डिफरेंट है और पूरे पैसेज में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो एक बहुत ही अलग है। मतलब जिसके बारे में वो बात कर रहा है 3 पैराग्राफ्स में, वो एक्चुअली बस एक एग्जाम्पल था उसके व्यू पॉइंट का। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप प्रॉपर्ली रीड करोगे कि नहीं बस जो इन्फॉर्मेशन दिया है वही बस मैं देख लूँगा और सब उसी से मैं कंक्लूजन फॉर्म कर लूँगा, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। और क्रिटिकल रीजनिंग बोलूँ या फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग बोलूँ, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में अब क्या हो गया है कि सारा पैसेज जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग का ही रहता है। तो प्रॉपर्ली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रॉपर्ली स्किल बेस्ड है, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और अगर हमारा अप्रोच सही है पैसेजेस को रीड करने का और की इंग्रेडिएंट्स को या की एलिमेंट्स जो एक क्रिटिकल रीजनिंग का होता है, जो कि हो गया आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, प्रेमाइज, काउंटर प्रेमाइज इफ इट इज देयर, अगर इस चीज को अगर हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग में हम लोग 20 मिनट के अंदर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इतना इजी सेक्शन है ये, और ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि लास्ट के हाफ एन आवर में, मैं तो बहुत बच्चों को ये बात रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट हाफ एन आवर में अगर आपको कोई एक सेक्शन को चूज करना है तो इंग्लिश की जगह आपको इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि डिटेल बेस्ड पैसेज होता है एंड मे बी यू विल नॉट बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आप बहुत ही मतलब जल्दबाजी में होंगे, काफ़ी हेस्ट में होंगे उस टाइम, तो मे बी मतलब यू माइट मिस आउट ऑन सर्टेन डिटेल्स when it comes to English passages. But when it comes to logical reasoning passages, you know for sure that all I have to do is to understand the author's argument. So this brings us to the end of this video. In the upcoming videos, we'll discuss all the different question types like strengthening, weakening, inference-based questions, parallel reasoning questions, and role questions. Thank you so much for watching this video till the end. If our videos add value to your CLAT prep, then please like our videos, please subscribe our channel, and see you all in the next video.